हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोगों की डिमांड पर एक वीडियो लाया गया है। आप लोगों की बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी सर आप इंडिविजुअल एग्जाम को लेकर के ना डिटेल में डिस्कस करिए। तो आज हम एक एग्जाम को ले रहे हैं एफएफसी जेई के लिए, जो कि जो बीटेक स्टूडेंट हैं और जो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड प्लान पर हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप कॉलेज पे हैं, पास आउट हो चुके हैं, या फिर एक या दो बार आप एग्जाम दे चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो तीनों टाइप के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी सवाल है ना उसका सोल्यूशन मिल पाए। और इसके अलावा भी कोई मन में सवाल रहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, हम आप पे कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी होगी ना उसको फॉलो करेंगे। तो हमारा पहला तो प्लान है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफएफसी जेई। तो इसका जवाब देखने से पहले हम देख लेते हैं कि भैया फिर एग्जाम को कौन दे सकता है। यदि आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक पास आउट हो चुके हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बीटेक एंड बी स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं। कंप्लीट होना चाहिए प्रेफर, यानी जो आप परफ्यूइंग स्टूडेंट है, आप 3rd ईयर में, 4th ईयर में, आप एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। लेकिन प्रिपरेशन तो पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला पेपर 1 होता है, दूसरा आपका पेपर 2 एग्जाम होता है। पेपर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, है ना। सीबीटी आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपको क्या होगा, आपको वहाँ लैपटॉप या डेस्कटॉप मिलता है। कहाँ मिलता है? एग्जाम सेंटर में। और वहाँ क्वेश्चन रहते हैं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन सही रहेगा उसमें टिक करना होगा विद द हेल्प ऑफ माउस। जबकि जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें आपको क्या होता है, जैसे आप कॉलेज पे एग्जाम देते हो, ठीक है ना, हैंड रिटन विद द हेल्प ऑफ हैंड आपको लिखना पड़ता है। आपको वहाँ कॉपी मिलती है, पेन आपको लेके जाना पड़ता है और वहाँ क्वेश्चन को आप लगाते हैं। ये आपका कन्वेंशनल पेपर होता है, इसे बोलते हैं एफएफसी जेई मेंस का पेपर, ठीक है। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पेपर 1 में कौन कौन से जो आपका सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इसमें तो एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। ये वीडियो ज्यादातर हेल्पफुल रहेगा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, बट अब अदर ब्रांच के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तब भी फॉलो कर सकते हैं टेक्निकल के अलावा। तो 3 आपका जो पेपर होगा, एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। जो आपका एफएफसी जेई पेपर 1 है 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर का पेपर आपका टेक्निकल रहता है और 100 नंबर का आपका नॉन टेक रहता है। नॉन टेक्निकल पेपर में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज, दूसरा होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आपका क्या रहता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जनरल इंटेलिजेंस से यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का, और आपका जो जीके वाला पार्ट है उससे भी 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 50 नंबर का। और इसमें जो सबसे बड़ा पेपर होता है आपका टेक्निकल वाला, वो भी 100 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का। तो कितना हो गया, 50 नंबर के वाला पेपर, 100 नंबर के वाला पेपर आपका, और 50 नंबर के वाला पेपर, तो 200 नंबर का। मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया। देखो सिविल इंजीनियरिंग एक है, बड़ा पेपर है, इसलिए मैंने बीच में बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। समझ में आ रही बातें? तो 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आने हैं, 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल। इसमें जो टाइम रहेगा 2 घंटे का टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 का, ठीक है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपने 4 ऑब्जेक्टिव दिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका आंसर बी सही होना था लेकिन आपको नहीं पता था, आपने सी पर टिक कर दिया, सी पर टिक कर दिया लेकिन इसका आंसर बी है, तो आपके 0.2 मार्क्स कट जाएंगे। जो भी आंसर सही होंगे, ठीक है। टोटल जितने भी यहाँ पे गलत क्वेश्चन है, जितने सही क्वेश्चन है, उससे 0.25 मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है और उसको माइनस कर दिया जाता है। तो निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। पेपर 1 में आपको कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा, कोई स्लाइड रूल अलाउ नहीं रहेगा, लॉगरिथमिक टेबल और आपका स्टिल टेबल, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं रहता। तो फिर पेपर सिंपल आता है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहती है ना, जो भी आप स्टिल टेबल वगैरह फिर देखते हो एग्जाम में दी रहती है, तो ये चीजें अलाउ नहीं होती पेपर 1 में। अब बात आती है भैया प्रिपेयर कैसे करोगे। थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं प्रिपेयर भी कैसे करना है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए पहली बात तो आप एफएफसी के वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। तो आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का,
तो हमने देखा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए जनरल रीजनिंग के लिए। आप 2004 से लेकर के 2020 तक के पेपर उठा लो, ठीक है। 2020 तक के पेपर उठा लो रीजनिंग के और 5 बार कर लो। हर एक पेपर को आप 5 बार कर लो, इससे बेहतर वैल्यूएशन कुछ नहीं होगा। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम हर एक साल रिपीट होता है, अगेन एंड अगेन सेम पैटर्न पे रिपीट होता है, ठीक है। और इतने टाइम आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग के क्वेश्चन आप जनरली वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ टाइम लगता है। तो आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे ना, 5 बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, 5 से 6 बार, तो एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसका कुछ भी वैल्यूएशन कुछ भी नहीं करना है, ना कोई वीडियो लेक्चर परचेस करना है, ना कोई कोचिंग करनी है। तो सिंपल सा तरीका है, पेपर उठाओ, पेपर एक क्वेश्चन करना चालू कर दो। हाँ, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मान लो चलो आपको ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो लेक्चर देख लो, फिर किसी बुक से पढ़ लो कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो। सिंपल सा तरीका है। अगला आपका पेपर जो जनरल अवेयरनेस अपने आप में ओशियन है, क्या है, समुंदर है। और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, 6 सब्जेक्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए इसके लिए आप क्या करो, आप एसएससी जेईई के पेपर उठा लो। एसएससी जेईई के पेपर उठाना किसके लिए, ये तीनों पार्ट के लिए बोल रहा हूँ ना, मतलब ये 4, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए आप पेपर उठा लो एसएससी जेईई का। और देखो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। आपको हो सकता है आपको दिन भर का टाइम लग जाए, ठीक है। आप क्या करिए, टॉपिक लिख लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इतने आए हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं। आप एक टेबल बना लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा भैया इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है, पॉलिटी से क्या पढ़ना है, हिस्ट्री से क्या पढ़ना है। आपको जब पता लग गया उन टॉपिक के बारे में, तो उन टॉपिक के बारे में किसी अच्छी बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर विकिपीडिया का यूज कर सकते हैं, गूगल के थ्रू, वहां से पढ़िए। कोई ऐसी सिंगल बुक नहीं बनी है जो एसएससी जेईई की जीके के लिए बनी हो। तो कुछ भी बना के मार्केट में बेच रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपको जो बेस्ट बुक लगे, जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट हो, कोई सी बुक आप फॉलो कर लो, ठीक है ना। आप लूसेंट फॉलो कर लो, आप अरिहंत की बुक फॉलो कर लो, आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो, जो आपको बेटर लगे। और मैं तो कहता हूँ भैया आप टॉपिक पहले डिसाइड कर लिए, ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, अच्छे वीडियो। और आप लोगों को यदि पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप एक रिकमेंड करता हूँ, आप एक खान जीएफ रिसर्च सेंटर करके यूट्यूब चैनल है, जिसमें एक टीचर पढ़ाते हैं जिसका नाम खान फरी है। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं। या तो डिटेल में ही पढ़ना है तो उनसे पढ़ो, फिर बेहतर कुछ नहीं होगा, देसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और ऐसे बहुत टीचर है जो फ्री में कंटेंट डाले हुए हैं, वहां से पढ़िए। या फिर आप विकिपीडिया का यूज करिए। आप बोलेंगे सर आप तो कंफ्यूज कर दिए, किससे पढ़ना है। देखो यदि आप हमारी बात को मान रहे हैं, तो आप जिस तरीके से बोल रहा हूँ वो सारे टॉपिक को लिख लीजिए और विकिपीडिया का यूज करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्वेश्चन लगाएंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू अपने टॉपिक डिसाइड करेंगे, फिर टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर टॉपिक पढ़ने का क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे बिल्ड हो जाए। अब साइंस के लिए क्या करेंगे, साइंस में 3 पार्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यदि आप कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, तो आप डिटेल में स्टडी करिए। डिटेल में क्या स्टडी करेंगे, जो आप पढ़ो ना 10th तक का, 9th और 10th का, वही कुछ रिविजन करना पड़ेगा आपको। 9th और 10th का रिविजन करना पड़ता है, ज्यादा कुछ होता नहीं। इसका भी ऐसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन करो, टॉपिक डिसाइड कर लो। टॉपिक आप डिसाइड कर लेंगे तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ऑलरेडी समझ में बहुत अच्छे से चीजें आएंगी। अपने टॉपिक डिसाइड कर लिया और विकिपीडिया को आपको यूज करना है, काम हो जाएगा। या फिर कोई अच्छी से बुक फॉलो कर लो। हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम जीके के बारे में बात कर लिए। अब सिविल इंजीनियरिंग से कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट वीडियो कंप्लीट देखिए, सबके जवाब मिलेंगे आपको। पहला सब्जेक्ट आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो इस ऑर्डर में मैंने फिट किया है कि आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना भी चाहिए। यदि आप फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन है ना, जिसे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, जनरली हम नाम देते हैं बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो दोनों आपस में एक ही बन जाती है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी से कम क्वेश्चन आते हैं, किसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक को यदि हम एवरेज लगाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, किसी से 5, किसी से 4 आते हैं। लेकिन एक पहले का टाइम था जिससे एस्टिमेशन से क्वेश्चन नहीं आते थे, बीएमसी से क्वेश्चन ज्यादा आते थे। लेकिन अब टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी आप पेपर उठा के देखो 19-20 का,
एस्टिमेशन से भरे क्वेश्चन आए हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग से 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं हर एक पेपर में, मैंने देखा था। अब बताओ, तो सारे पेपर पढ़ने हैं, सारे पेपर बहुत आसान होते हैं यदि आपको अच्छा सा कंटेंट, अच्छी सी फैकल्टी, अच्छे से जो करियर गाइडेंस है, मेंटरशिप है, उससे मुलाकात हो गई तो सब कुछ आसान लगेगा। तो ये हुआ पेपर 1। सिविल इंजीनियरिंग के 13 सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आने वाले। अब पेपर 2 में क्या होता है, समझ में आ गई बात ना। पेपर 1 का, पेपर 1 में 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का टेक्निकल होता है, 100 नंबर का नॉन टेक होता है। तो जो 13 सब्जेक्ट है, ऐसे 100 नंबर के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिर जाएगा जो पेपर 2 है, पेपर 2 के भी यही सब्जेक्ट रहते हैं, यही सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। डिटेल में किसी वीडियो लेक्चर में अभी एक सीरीज आएगी, अभी 3 वीडियो आएंगे फिफ्टी के बारे में। हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एसएससी मेंस के पेपर में दिया रहता है कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस पे काम करके ये सब कुछ बना लिया है कि भैया किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 300 नंबर का होगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, स्टील टेबल अलाउ रहता है, स्लाइड रूल, ये सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। कैलकुलेटर और पेन लेके जाना पड़ता है, ये अलाउ रहता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 300 नंबर का पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 समझ में आ गया, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें आपका जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड इन द पेपर 1 दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन पेपर 2। जो बच्चे पेपर 1 को क्वालिफाई करते हो, पेपर 2 के लिए अपियर होते हैं। फिर पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेस पे आपको मेरिट बनता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेस पे। फिर वही बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो पेपर 1 के नंबर को आप हल्के में नहीं लेना है, पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 के नंबर दोनों को ऐड होता है, इसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अभी तो हम आपको क्या बता रहे थे भैया, जीके के बारे में बता दिए, जनरल रीजनिंग के बारे में बता दिए, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपको पता चल गया। अब सिविल इंजीनियरिंग को प्रिपेयर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला आपके स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप जो बच्चे प्रेफर है उनके लिए बता रहे हैं अभी, ठीक है। जो बच्चे प्रेफर है उनके लिए बता रहे हैं। जब आप कॉलेज पे हो या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट की हो तैयारी करना चाहे, तो आपको क्या करना है भैया, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ो। आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हमें डेरिवेशन क्यों करना है, हमें कन्वेंशनल क्वेश्चन क्यों लगाने हैं। तो देखो भैया, सिंपल सा जवाब है। आप जब क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे 10 से 15% एसएससी जेईई के जो क्वेश्चन है प्री के, आप उन क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आप मेन से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फार्मूले और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको निकल के आते हैं जब मेन से क्वेश्चन आप करते हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एसएससी जेईई के प्री के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए। तो मेंस के क्वेश्चन को भी आपको करना पड़ता है साथ साथ में पहली बार, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन एसएससी जेईई मेंस को आप करते जाओ, वो ज़्यादा सही रहता है। तो हर एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ो फर्स्ट टाइम, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सुनिए, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप 2.5 की स्पीड पे वीडियो लेक्चर को चालू कर दिए, बगल में किसी दोस्त का नोट्स रख लिए, किसी कोचिंग का नोट्स रख लिए, आप सुनते जा रहे हैं। इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। आप अपने नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। अपने नोट्स आप खुद से बनाओ। आलस करने से किसी का ना कुछ लाइफ में कोई सक्सेस होता है, ना तो बिजनेस में, ना तो एग्जाम में, ना कहीं भी। आपको खुद से अपने नोट्स बनाने, बहुत अच्छे से डिटेल नोट्स लिखने हैं। आप 2-3 कलर के पेन रख लो, हाईलाइटर रख लो। जैसे हम वीडियो लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट को डील करते हैं और आपको कई बार बताते हैं, देखो भैया ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे 5 स्टार लगा लो, ठीक है। जैसे जैसे हम स्टार लगाते हैं वीडियो के अंदर में, आप उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। आप अपने नोट्स पहले बना लो, डिटेल में हैंड रिटन नोट्स बना लो, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका होना चाहिए। आपने नोट्स बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नोट्स बनाने के बाद आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। 2004 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन को लगाने हैं। आपने पहले स्टेप कर लिया, आपने अच्छे से नोट्स बना लिया, अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन लगाया एसएससी जेईई का, फिर जेईई प्री और मेन से क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे,
इसके बाद देखो मेंस का क्वेश्चन लगाने से मेरा मतलब यहाँ सिंपल सा ये है, बात को मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। आपको बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन पहले नहीं लगाने हैं, उतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो वीडियो लेक्चर के अंदर हम बताते हैं। हमारे कोई भी वीडियो आप देख लो, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन लगवाए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। एडिशनल मेंस के क्वेश्चन नहीं लगाने के आप EFE मेंस के लगाने लग गए कलेक्शन होने से पहले प्री में, फिर उससे थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा अच्छे से करने के लिए। तो जो वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं मेंस के, उनको आपको लगाने हैं, ठीक है। अब आपने 5th JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। अब क्या करना है, EFE के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के, जिसको आपको IEF बोलते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं जो कि सिमिलर है 5th JEE से। जो इजी वाले क्वेश्चन है सबको लगा लो, फिर आपके पास टाइम तो रहेगा ही रहेगा। आप गुप्ता एंड गुप्ता वाली बुक को फॉलो कर लो। 5th JEE क्वेश्चन लगाने हैं, EFE के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लगाने हैं, एंड गुप्ता के क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। आप एक काम कर लो, के अलावा आपने जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा किन फार्मूलों की हेल्प से, किन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपके डिटेल हैंड रिटन नोट्स 300 से 400 पेज के होंगे, 200 से ज्यादा ही पेज के होंगे। जो मेजर सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, इन सब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनके 300 से 400 500 पेज के नोट्स बनते हैं, जो कि जब एग्जाम आपका आता है उस टाइम पे रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी से आउट हो जाते हैं। तो आपको आउट नहीं होना है, आपको सेलेक्ट होके आना है। तो आप क्या करिए, जिन फार्मूलों की हेल्प से, जिन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, आप उनको शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पॉइंट करके लिखिए। आप फार्मूलों को लिखिए, आप डायग्राम बना के उनमें कुछ पॉइंट मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से करना है, ठीक है। पार्ट नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस पार्ट नोट्स को टाइम के साथ रिवाइज करना है। जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, आपने पढ़ लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ रहे हो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको जो आपका फॉर्म के नोट्स है, पार्ट नोट्स, उनको रिवाइज करते रहना है। और ध्यान से इस बात को सुनना, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। पहले उस वाले सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लेना है। कहीं भी डाउट आता है तो पूछना है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमसे पूछिए। किस तरीके से हम हेल्प करते हैं वो आगे हम बताएंगे। किसी अदर फैकल्टी से पढ़ते हैं तो उससे पूछिएगा, अदर कोचिंग से पढ़ते हैं तो वहाँ पूछिएगा, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन उसी टाइम कर लेने हैं। सब्जेक्ट को कंप्लीट करके चलना है, कुछ छोड़ के नहीं चलना है। बाद में टाइम मिलता ही नहीं है, आप उसको जाके पढ़ोगे। तो आप जब फॉर्म पढ़ लिए, आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आप फॉर्म वाले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। डेली 15 से 20 मिनट आप रिवाइज करते रहिए। जब फॉर्म और टॉप कंप्लीट हो जाए, आप RCC पढ़े, तो फॉर्म और टॉप के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा। तो रिविजन वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, आप उसको देखिएगा। वहाँ आपको पता चलेगा किस तरीके से रिवीजन साइकिल हमारे ब्रेन को, किस तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक करती है और हमारे एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में घूमते हैं। उसके वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको देख लेना, पता चल जाएगा आपको। तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन करने हैं, सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन लगाने, GK, रीजनिंग और आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट, सबको मिक्स क्वेश्चन लगाने, ताकि हमारा जो माइंड है ना अच्छे से काम करे एग्जाम के लिए। ये काम करने प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर अच्छे से प्रीफर कर लेते हो, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जो आपने 13 सब्जेक्ट बताए हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ के नोट्स बना लेते हो, तो प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको न तो कोई वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, न तो किसी कोचिंग की मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, उन नोट्स की हेल्प से FFC JEE के सारे मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं और FE मेंस के उन सारे क्वेश्चन को लगाने हैं जो कि आपको लगता है FFC JEE के सिमिलर हैं। FFC JEE से सिमिलर वाले क्वेश्चन को लगाने हैं 5 से 6 बार। तो ये मेंस के लिए है। हम मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटेजिकल वीडियो लाएंगे जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए मैं करना क्या है, क्योंकि आप कॉलेज पे होंगे या फिर कॉलेज पे तो टाइम इफराद आपके पास रहता है, बहुत सारा टाइम। आप पास आउट हुए हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। चलिए मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, साथ के साथ में मेंस के क्वेश्चन लगाते हैं या फिर मेंस के लगाते हैं। इसलिए मैं जस्ट आइडिया दिया हूँ आपको। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। यदि आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सारे सिलेबस के सारे टॉपिक आपके क्लियर है, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। कोई भी टीचर पढ़ाएगा यदि अच्छे मन से पढ़ा रहा हो, ठीक है, बच्चों के वेलफेयर के लिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाएगा। अब यदि मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट डिकोडर का कोर्स परचेज करते हैं,
FFA JEE एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो हम आपको क्या हेल्प करेंगे, हमारे वीडियो लेक्चर के क्या फीचर हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बता दें। क्योंकि आप अमेजोन किसी भी वेबसाइट से ना ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके फीचर को देखते हो। अपने हम कोर्स के अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के जो फीचर है उनको हम बताते हैं। हमारा जो सारे सब्जेक्ट है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, कोई लाइव क्लासेस हम नहीं देते हैं बच्चों को। सिविल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर के लिए, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के लिए सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर है रिकॉर्डेड है, बहुत ही स्मूथली रिकॉर्डेड है। आपको कहीं भी ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा बच्चों वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फलाना ढमका, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली हम वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर, और डायरेक्ट हम पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी वीडियो बनता है ना स्मूथली चलता है। कहीं ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट रहता, ना तो कोई हम प्रचार करते बीच में, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट हमारे जो कंप्लीट है ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से कंप्लीट है। हमने वीडियो लेक्चर के अंदर पहले कॉन्सेप्टों के बहुत अच्छे से डिराइव किया है, समझाया है, एक्सप्लेन किया है। एफई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं कि प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे उनको भी करवाए हैं, ठीक है। वैसे तो आप जब कोर्स परचेज कर लेंगे तो अलग से आपको एक मिलता है FFA JEE मेंस के और EC मेंस के कोर्स भी मिलता है आपको उसी के अंदर में, यानी मेंस वाले क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है उसी में। आपको फुल डाउट सपोर्ट रहेगा। आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, आपके मन में कहीं भी डाउट आता है स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप पे डाल देना है, तो डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। इसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं, गेट का क्वेश्चन लगा रहे हैं, EFE का, FFA JEE का कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, तो आपको कहीं भी डाउट आता है आप उसको पूछ सकते। आप बोलेंगे सर आप हमारे डाउट कैसे क्लियर करोगे, तो देखो यदि आपके डाउट छोटे हैं जस्ट हम टाइप करके वहाँ बता देंगे, ऑडियो बना के भेज देंगे। आपके डाउट ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन करके हमको बताना है तो उसका हम वीडियो लेक्चर बना के ग्रुप पे डाल देंगे। फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जो आप कोर्स परचेज करेंगे उसमें मिनिमम 3 साल की वैलिडिटी रहती है, 3 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं मिनिमम। यदि आप कॉलेज पे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कॉलेज पास आउट होने के बाद 3 साल की वैलिडिटी रहती है। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं उनको हम इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब है कि आप डायरेक्टली हमसे बात करेंगे, हम आपको टाइम देते हैं और उस टाइम में आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप डिस्कस कर सकते हैं। ये वीकली टाइम रहता है, ठीक है ना, वीकली रहता है। उसमें हम आपको टास्क भी प्रोवाइड करते हैं, टास्क को भी चेक करते हैं कि आपने पढ़ाई की कि नहीं की, आपने नोट्स बना रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को कोचिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं फुल टाइम पे, वैसे हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड होते हैं तभी। आप कोर्स लेके छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं, कुछ दूसरा काम करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको वीकली टास्क प्रोवाइड करते हैं, आपको हम मेंटर करते हैं कि भैया आपको ये प्रेशर को कैसे डील करना है, इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है, सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ 4th पॉइंट में ये चीज लिखी है कि इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं PhD स्टूडेंट। इसके अलावा आपको 20 में बहुत सारे सेशन मिलते हैं, मोटिवेशनल सेशन रिगार्डिंग एग्जाम ना। आप FFA JEE का हमारा कोर्स ले लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप RRB JEE की वैकेंसी आएगी, 5th स्टेट की JEE की आएगी, AE की आएगी तो फिर से आपको कोर्स लेना है। नहीं भैया, नहीं लेना है। आप एक बार एनरोल करेंगे है ना फुल पैकेज में, तो आपको सारे कोर्सेज के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मान के चलिए आप UPPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए आपको अलग से नहीं पे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर है ना इतने कमाल के हैं, आप पढ़ के देखो। हर एक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉइड अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, कॉन्सेप्ट डिकोडर, तो आप उसको डाउनलोड करिए। हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर मिलेंगे, या फिर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वाइज आपको डेमो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। उनको आप देखिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा किस तरीके से पढ़ाया गया है। आप पढ़िए, डेमो लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद डिसाइड करिए कि हमें कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है हमें कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो डिफरेंट एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजिकल वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं, रिवीजन के लिए सेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अलग अलग आपको प्रोग्राम में ऐड किया जाता है, क्योंकि पेपर को निकालने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। भाई आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो क्या करोगे, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। हमें टास्क को डेली कंप्लीट कैसे करना है, तो अलग अलग इंडिविजुअल सेशन प्रोवाइड हम करते हैं। इंडिविजुअल या फिर जो आपके जो बैच होते हैं ना, जूम पे आकर के जितने हमारे पेड बच्चे 1500 को लाते हैं और वहाँ पर डिस्कस करते हैं। 100 बच्चों का सेशन रहता है जिसमें अलग अलग बच्चे अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं, फिर इंडिविजुअल मेंटरशिप में भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो जो टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं इन सब टॉपिक के हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ हुआ FFA JEE के बारे में। अब बात आती है, आप लोग YouTube पे सर्च करते हैं कि हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू अचीव गोल, हाउ टू क्रैक विद इन 3 मंथ। तो भैया के लिए सिंपल सी बात है कि YouTube है ना,
एक मार्केट है, एक मतलब क्या बाजार है समझ लो। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जो आप वर्ड डालोगे वो मिलेगा, ठीक है। बट चीजें क्या मिलती हैं, कितना सही है कितना रॉन्ग है, अब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। बट आपको मोटिवेट कैसे रहना है, तो सिंपल सी बात है। आप पहली बात, आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप किसी भी स्टेज में हो, आप रेफर हो, आप कॉलेज पे हो, आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, आपने पहले प्रिपेयर किया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि हम इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यदि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब जब आप डिमोटिवेट होते हैं ना, उस टाइम पे अपने देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए कितनी मेहनत करके आपको कोर्स दिलवा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपको इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचो कितना मेहनत से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने माता पिता का फोटो देखो, अपना जो फोन है ना, उस फोन पे अपने मम्मी पापा का फोटो रखो, जो वॉलपेपर होती है, अपना जो रूम है वहाँ चिपका के रखो। आप जब देखोगे ना, जब आपका डिमोटिवेट आप होते हैं, आप उनके पिक्चर को देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा क्या कर रहे हैं यार, वो कितना काम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप मोटिवेट होने के लिए क्या करोगे, अपने गोल बनाया, आपको कुछ करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप डिमोटिवेट होंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, 4 दिन बाद फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ाई के लिए, तो फिर क्या होगा। आपको जो 4 दिन का टाइम है ना, उससे आपको क्या होगा, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। आप कंपटीशन फेस में हो, अब बिजनेस फेस में हो, कहीं भी हो, आपका बहुत नुकसान होगा। तो डिमोटिवेट होना ही नहीं है। यहाँ पर मन में कई बार आता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सबके मन में आता है, बट उसका सोल्यूशन खुद से ढूंढना है कि भैया एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेक्शन होने के लिए कर रहे हैं। ये सारे तरीके को हम फॉलो करेंगे, जो एक्सपीरियंस हमारे टीचर है, जो हमारे मेंटर है, जो हमको बता रहे हैं, तरीके से हम करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अब कुछ बच्चे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं पर वैकेंसीज बहुत कम आती है, तो ये तो आपको पहले भी पता है। एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी पता है कि हमें कितना प्रेशर झेलना पड़ेगा। एग्जाम की वैकेंसीज कम आती हैं, सिलेक्शन होने कितने चांसेस है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको पहले पता है। बाद में बहानाबाजी मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बहानाबाजी नहीं मारो, पहले से डिसाइड कर लो कि वैकेंसी जितनी आती है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। आप कोर्स लो या ना लो अलग बात होती है, आप सेल्फ स्टडी करोगे, हमारे वीडियो लेक्चर ले लोगे, आप नोट्स बना के रख दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आपको सारे स्टेप इंटरलिंक है, सबको करना पड़ेगा। तो ऑलवेज आप अंदर से मोटिवेट रहो, हमें क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप लिख लो, अब दीवार पे चिपका लो। जब डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, जब आपको लगे यार मैं क्यों प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ और काम क्यों नहीं कर लेता हूँ, जब दीवार पे आपने जो चिपकाया हुआ है, ठीक है, आप A4 फाइल पे बना के चिपका लो, लिख के चिपका लो। अभी वीडियो को देख रहे हो, पॉज करके भी लिख लो कि हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, दीवार पे चिपका दो और उसको देखो कि हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, आइडिया लगेगा। सेल्फ मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। ये बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं, मतलब इसमें से आपको सच बताओ तो 1% ही ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एक वेलफेयर के लिए। 99% मार्केट है, बिजनेस है। आपको ध्यान से चलना है कि हमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस मार्केट में, उस दुनिया में जाके फंस रहे हैं जैसे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जो आपको फंसा रहा है वो करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे दुनिया में नहीं फंसना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी करो, देखो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ये मैं कह सकता हूँ। आपको ढंग का टीचर आपके लाइफ में मिल गए ना, ढंग के दोस्त आपको अपने लाइफ में मिल गए ना, लाइफ मान लो सेट हो जाती है। लाइफ सेट होने का मतलब लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करते हो। एग्जाम तो छोटी बात है, बहुत कुछ आप अचीव करते हो। आपके अच्छे दोस्त मिल गए हैं, ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से देखना पड़ता है, बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के टीचर को डिसाइड करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के अपने दोस्त को डिसाइड करना पड़ता है। हमारे वेलफेयर के लिए हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, उस गोल के लिए हमारे कौन से दोस्त, हमारे कौन से टीचर हमें उस गोल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो हम लोग करते हैं, जो बोलते हैं उतना ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा न तो हम बोलते हैं, न तो हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट आता है। आपको कोर्स कंटेंट अच्छा लगता है तो लीजिए, पढ़ाई करिए और हम आपकी ऑलवेज हेल्प करेंगे। कोई भी मन में सवाल है, कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे 9340888849 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। तो अच्छे से मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। लाइफ में केवल गवर्नमेंट एग्जाम ही सक्सेस नहीं होता, लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू किए हैं तो आप उसमें टाइम दीजिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। टाइम नहीं देंगे तो किसी फील्ड में सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप डिसाइड किए तो टाइम दीजिए और पूरा अपना डेली का टास्क कंप्लीट करिए, जो रिक्वायर्ड चीज है उसको करना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।